देखिए एनसी तो फ्रॉड गेम करती है हर वक्त। अब डॉक्टर फारूक साहब वहाँ चलाता है 370 वापस लाएगा, कहाँ से लाएगा भाई। इस एंगल में मैं भाजपा का बंदा हूँ भाई। उनकी वेव जो भी होगी वो बानिहाल के पार चलेगी, यहाँ वो वेव नहीं चलेगी। यहाँ के लोग वोट कहाँ डालते हैं मेरे भाई। आई एम नॉट पार्ट ऑफ बीजेपी। बीडीसी इंतखाबात की जिस तरीके से तैयारियां पुरजोर से शुरू होती जा रही है, वही अगर देखा जाएगा तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख तीनों खित्तों में लगातार सियासत पार्टियों में गर्मी है। वही अगर देखा जाए शहर श्रीनगर में एक ऐसे इलेक्शंस होने जा रहे हैं, एक तो डीडीसी इलेक्शंस और उसके साथ साथ एसएमसी के इलेक्शंस भी होने जा रहे हैं। मेरे साथ आज बात करने के लिए लोक जनशक्ति के सीनियर लीडर संजय सराफ जी। सबसे पहले आपका खैर मकदम है। संजय जी, सबसे पहले जानना चाहूँगा, दो इलेक्शंस है, श्रीनगर म्यूनसिपलिटी का और डीडीसी इंतखाबात की। आपकी पार्टी किस तरीके से तैयार है शहर श्रीनगर में या वादी कश्मीर में? हमारी तो पार्टिसिपेशन कर रही है श्रीनगर में। अभी 4 में से 3 काउंसिल सीटों पर हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। 3 कैंडिडेट हमने उठाए हैं और डीडीसी के जो है तो वो भी हम लोगों ने अभी तक फर्स्ट और सेकंड फेज़ का हमारा मैंडेट क्लियर नहीं हुआ था, तो फर्स्ट और सेकंड फेज़ में हमारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स खड़े हो गए। उसके बाद थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में पार्टी के कैंडिडेट हो गए। आई थिंक इट हैज़ क्रॉसड अराउंड 17-18 कैंडिडेट्स जो पार्टी का मैंडेट है। उसके बगैर में 9 कैंडिडेट उसके बगैर में, तो ऑलमोस्ट नियर अबाउट 26-27 कैंडिडेट्स क्लियर्ड। हर बार आपने देखा है कि शहर श्रीनगर की कश्मीर प्रेस क्लब में जब आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हैं, हर बार निशाना आप श्रीनगर म्यूनसिपलिटी कॉर्पोरेशन शेख इमरान पर उठाते हो। हर बार आपने जब वो यहाँ पर डिप्टी मेयर के हैसियत से काम करे तो हर बार भी अपने निशाना उन पर ही उठाया है। लेकिन जानना चाहूँगा, अब इलेक्शंस भी आने वाले हैं, म्यूनसिपलिटी के इलेक्शंस भी आने वाले हैं, क्या लगता है आपकी पार्टी इस बार जीत पाएगी वहाँ पर? ऑलरेडी मेरे पास 3 काउंसलर है, तो होपफुली मेरे को लगता है ये जो 3 हमारे कैंडिडेट है बहुत अच्छे कैंडिडेट है, पोटेंशियल कैंडिडेट है, पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल यूथ है, फेस वैल्यू भी अच्छा है, उसी एरिया में रहते, उसी एरिया के है। तो आई होप कि ये 3 के 3 निकलने चाहिए। आउट ऑफ 4 3 मेरा निकले और दूसरा और एक हमारा ही साथी है जो साथ में लड़ रहे हैं, चौथा उसकी सीट बन रही है। इस बार एनसीबी है, इस बार जुनैद मतू भी है, फिर से इलेक्शन लड़ने वाले हैं। क्या लगता है उनके पास भी काफ़ी एनसी? देखिए एनसी तो फ्रॉड गेम करती है हर वक्त। इस बार भी अगर सोरा इलेक्शन की बात आप करेंगे, मैंने आपको अभी दिखा दिया, 28 नवंबर को इलेक्शन है सोरा वार्ड का। एनसी का कैंडिडेट होने की वजह से और एनसी का एक्टिंग मेयर होने की वजह से इन्होंने 28 के बदले 1 दिसंबर उसमें डेट चेंज करवा दिया। तो यही है, जो बंदा पहले इलेक्शन में लड़ने से पहले ही इस तरीके की धांधली करेगा। लेकिन आजकल सिस्टम चेंज हुआ है, मेरी डीसी साहब से बात हो गई है, उन्होंने विद इन नो टाइम इसमें चेंजेस कर दिए और जितने भी बीएलओज थे उन बीएलओज को नई पर्चियाँ दी गई। इन्होंने पर्चियाँ भी डिस्ट्रीब्यूट करवाई थी 1 दिसंबर की। अब अगर 28 को इलेक्शन है तो 1 दिसंबर को क्या होगा? सो दिस टाइप ऑफ थिंग्स आर नॉट गोइंग टू रन नाउ। ये सब चीज़ें अब नहीं चलेगी। अब जम्मू कश्मीर में इन पर्टिकुलर कश्मीर वैली में सिस्टम चेंज हो गया और पर्टिकुलरली एनसी की स्पेस ख़त्म हो गई है, इनके पास कोई स्पेस नहीं है। अभी तक ये 370-35 को लेकर लड़ रहे थे, अब वो ख़त्म हो गया। अब इनके पास कुछ बोलने को है नहीं। अब डॉक्टर फारूक साहब वहाँ चलाता है 370 वापस लाएगा, कहाँ से लाएगा भाई। उसके लिए 283 MP चाहिए। आप दिल्ली में जाकर बैठिए, मार्केटिंग करिए, 283 MP लाइए, तब हमारे 370-35 से वापस आएगा। ये सब कश्मीरी जानते हैं। आप बुरा मानते 317 वापस नहीं, मेरे कहने और ना कहने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा ना। जो हकीकत है वो तो मानना चाहिए ना। आज यहाँ का जम्मू कश्मीर का इन पर्टिकुलर वैली का नौजवान पढ़ा लिखा है, इंटेलेक्चुअल है, वो गूगल को खोलता है, गूगल से 2 मिनट में देखता है। जब 370 स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर को मिला था वो पार्लियामेंट से मिला, जब गया तो पार्लियामेंट से गया, वापस भी आएगा तो पार्लियामेंट से आएगा। अब संजय सराफ उनको बोलेगा मैं कल इसको बैग में लेके आता हूँ, तो वो सब पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। ये 283 MPs जब मेरे पास अवेलेबल होंगे, वो पार्लियामेंट में बिल लेके आएंगे, पास करेंगे, तो उसके बाद में 370-35 से मेरा वापस आ जाएगा। उसमें तो हमारे भी सब जम्मू कश्मीर के लोगों के सेंटिमेंट्स, इमोशंस जुड़े हुए थे, उसमें कोई शक नहीं है, मेरे भी जुड़े हुए थे। लेकिन मेरे सेंटिमेंट्स और इमोशंस की वजह से मैं लोगों को एक्सप्लॉइट नहीं करूंगा इस नाम पर कि मेरे को वोट डालो मैं लेके आऊँगा। भाई आपके पास तो ऑलरेडी वोट था, मैंडेट था। 70 साल में आपने क्यों नहीं इसको स्ट्रेंथन किया, आपने इसको परमानेंट क्यों नहीं किया, आपने टेम्परेरी क्यों रखा? तो इन सब चीज़ों पर डिबेट करने की ज़रूरत है नहीं। यहाँ का यूथ नौजवान पढ़ा लिखा है। संजय जी, कहीं लीडरों का मानना है कि संजय सराफ जी है वो भाजपा के बंदे हैं। क्या किस तरीके से ये सही, किस हद तक सही है? किस एंगल में मैं भाजपा का बंदा हूँ भाई? मेरी अपनी पार्टी है, अपना एजेंडा है, अपने तरीके से इलेक्शन लड़ रहा हूँ।
न मैं 2014 में हबा कदल में अपने साथ में जो इलेक्शन लड़ा तो मेरे साथ अगेंस्ट में भाजपा खड़ी हो गई, तभी मैं लूज़ कर गया सीट, नहीं तो आप लोगों को भी पता है वो सीट मेरी थी। तो मैं कहाँ से भाजपा का बंदा हूँ। एलजेपी एक अपनी अलग पार्टी है, हमारे पास हमारे 7 मेंबर पार्लियामेंट से दिल्ली में, और हम अपने एजेंडा, हमने बिहार में अलग तरीके से लड़ा, हमारे पास 25-26 लाख वोट आ गए इस बार बिहार में, आपने भी देखा, आपके मीडिया के माध्यम से भी सब दिख रहा था। तो इसमें कोई भाजपा का बंदा नहीं है, ना कोई कांग्रेस की, वो जो बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाजपा की इस वक्त अगर देखा जाएगा तो पूरे नॉर्थ साउथ में लगातार बर्पा है, वही डीडीसी इंतखाबात की पुरजोर तैयारियां है, सोशल मीडिया पर वायरल लगातार जो है वीडियोस होते जा रहे हैं। आपको नहीं लगता है कहीं ना कहीं इस बार भी बीजेपी शायद जीत सकती है, क्योंकि वेव इस वक्त जो लगता है बीजेपी की ही। ये कश्मीरी को वोट डालना है, उनकी वेव जो भी होगी वो बानिहाल के पार चलेगी, यहाँ वो वेव नहीं चलेगी, ये मैं विद अथॉरिटी कह रहा हूँ। भाजपा वाले इतना आसान नहीं ले जम्मू कश्मीर में, इन पर्टिकुलर वैली में वोट लेना उनके लिए इतना आसान नहीं है। 6 महीने पहले 370 गया, 35 से गया, डोमिसाइल बन गया, उसके बाद उन्होंने कहा हम लोग यहाँ डेवलपमेंट करेंगे, विकास करेंगे, जो जहाँ जैसी जगह थी वैसी की वैसी रही, अभी कुछ मिला नहीं नया। अगर कुछ नया मिलता तो फिर हमें लगता कि शायद उनको वोट डाले, मेरे को तो नहीं लगता है कि वो लोग 2-5 सीट से ज़्यादा ले जाएंगे। संजय, जब भी वोटिंग का सिलसिला होता है, चाहे वो डीडीसी इंतखाबात हो, चाहे वो असेंबली इंतखाबात हो, चाहे वो कोई भी इलेक्शंस हो, यहाँ पर हर बार जो भी कैंडिडेट होता है वो मोहल्ले से गुजरता है, आपको मैं वो दूंगा, ये दूंगा। आपको नहीं लगता है यहाँ के लोगों को धोखा दिया जाता है? आपको नहीं लगता है कि यहाँ के लोगों को वोट के बिना इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद उनको पूछता नहीं है कोई? यहाँ के लोग वोट कहाँ डालते हैं मेरे भाई? जिस दिन यहाँ के लोग मैच्योर हो जाएंगे, वोट डालने के लिए खड़े हो जाएंगे, डेमोक्रेसी को समझेंगे, उस दिन कश्मीर की हालात ही चेंज होगी। उस दिन वही कैंडिडेट जब नेक्स्ट टाइम बाहर उनके पास आ जाएगा, वो उसका कॉलर पकड़ेंगे अगर काम नहीं करेगा। जब जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में 1 लाख वोट होते हैं, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में कैंडिडेट 1200, 1500, 1800 वोट लेकर इलेक्शन जीतता है, तो किसी की हिम्मत ही नहीं होती है उसको ये बोलने की कि भाई आप 1800 पर जीते हैं तो आप मेरे को क्या दोगे। जिस दिन कश्मीर की जनता, जैसे पूरे देश में 40%, 45% वोट पड़ते हैं ना, 1 लाख में 45,000 वोट पड़ेंगे, तब कैंडिडेट को भी एहसास हो जाएगा कि मेरे को ग्राउंड जीरो पर काम करना है, तब मैं दूसरी बार आ जाऊंगा। तो यहाँ की जनता को चेंज होना पड़ेगा, यहाँ के लोगों को, एज पर इलेक्शन एंड डेमोक्रेटिक सेटअप इज कंसर्न। कैसे चेंज होंगे? देखिए, लोगों को भरोसा नहीं है। ये पहले राजीव फारूक वाला मसला है नहीं। राजीव फारूक ने जिस तरीके से मफ के साथ ज्यादती की, जब 88-89 में मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो खड़ी हो गई थी, जिसकी वजह से यहाँ गनकरचल क्रिएट हो गया, पथराव क्रिएट हो गया, पिस्टल बच्चों के हाथ में आ गया। दैट क्रेडिट ऑल गोज टू डॉक्टर फारूक एंड हिज पार्टी। राजीव फारूक अकॉर्ड जो था, दैट वाज द क्रिएशन ऑफ मिलिटेंसी। बट आज मसला दूसरा है। आज डेमोक्रेटिक सेटअप में एक मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। आज वो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है जो उस वक्त में थी, जब कुछ भी हो सकता था। डॉक्टर फारूक इसको बोलता था, आरओ को बोलता था, रिकाउंटिंग करो, वो करो, ये करो, वो सब चीज़ें अब नहीं पॉसिबल। तो मैं कहता हूँ कि लोगों से भी मैं गुजारिश करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस को एक्सेप्ट करना चाहिए। बाकी जो मसले हैं वो अलग है, ये डेवलपमेंट के मसले हैं। डेवलपमेंट के मसलों को जब आप उतरेंगे फील्ड में, वोट अपने हक के लिए, ये आपका अपना हक है, उस आप में आप हक को आप वोट डाल दीजिए अपने हिसाब से। जो भी कैंडिडेट अच्छा लगे उस कैंडिडेट को वोट डालिए, और ऑटोमेटिकली कल आपका फिर हक बनता है उस कैंडिडेट का कॉलर पकड़ना अगर वो काम नहीं करता है। यूएलबी इलेक्शन इससे पहले भी थे, तो अब डीडीसी इंतखाबात आए, लेकिन उन यूएलबी इलेक्शनों में जो आज गुपकार अलायंस है उन्होंने उसमें हिस्सा नहीं लिया, लेकिन इस बार उन्होंने लिया। आखिर वजह क्या हो सकती है? गुपकार अलायंस, गुपकार ड्रामा का तो आई एम नॉट देयर स्पोक्स पर्सन, आप वही बताएंगे। वो पहले कह रहे थे हम झंडा नहीं उठाएंगे, अगर ऐसी बात होगी जब तक झंडा नहीं हमारा अपना मिलता है हम कोई और झंडा नहीं उठाएंगे। अब तो वो झंडा भी उठा रहे हैं, डंडा भी उठा रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये सब नोटंकी है। मैंने पहले ही कहा है, दे वांट टू क्रिएट देयर स्पेस। उनकी सबकी स्पेस खत्म हो गई है। वो जो धोखाधड़ी करते थे 370 के ऊपर, 370 के ऊपर, 35 के ऊपर, बाकी सब चीज़, वो सब खत्म हो गया। तो उन सब चीज़ों की वजह से अब उनके पास कोई एजेंडा है नहीं। मैंने जब पिछली बार भी, आप भी थे प्रेस में, मैंने उस वक्त भी यही कहा था कि उनको अब एजेंडा लेके चलना चाहिए विकास का, डेवलपमेंट का। जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, 4-4.5 लाख अनएम्प्लॉयड यूथ है, उनको रोज़गार कैसे देंगे, उनके लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे लाएंगे यहाँ पर, उनके लिए क्रिएट कैसे करेंगे जॉब एटमॉस्फेयर, या बाकी सब चीज़ें, पीसफुल एटमॉस्फेयर कैसे। बीजेपी ने भी की थी, लेकिन अब मैं बीजेपी तो पावर में है भाई, मैं तो पावर में नहीं हूँ ना। जब हम पावर में आएंगे तब हम बात करेंगे।
आई एम नॉट पार्ट ऑफ बीजेपी। तो संजय जी, एक और सवाल जानना चाहूँगा। आपने बताया कि आई एम नॉट पार्ट ऑफ धारा 370 की आप बार बार बात करते हो। आपको लगता है कि धारा 370 हट जाने के बाद यहाँ पर कुछ बदला सा लगा, यहाँ पर डेवलपमेंट हुई, यहाँ पर जिस तरीके से बार बार भाजपा दावा करती थी कि हम यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट उसको ख़त्म करेंगे, क्या लगता है आपको? वो सवाल तो हम भी कर रहे हैं, मैंने तो पहले ही आपको जवाब दे दिया उसका कि भाई अभी तक तो कुछ ऐसा दिखा नहीं जो सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, एक्सेप्ट बीजेपी, जिन लोगों ने 370 35 है तो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक था वो, लेकिन जो 370 का मेन था, जब पार्लियामेंट में बहुत ऐसी पार्टियां थी जिन्होंने इसलिए समर्थन दिया ये कहकर कि भाई जब ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस बोला कि हाँ मिलिटेंसी ख़त्म हो जाएगी, पीसफुल एटमॉस्फेयर होगा, डेवलपमेंट हो गई, विकास जो आना चाहिए कश्मीर में उसके लिए बहुत बड़ा बैरियर है 370, तो ये क्वेश्चन हम भी उठा रहे हैं। अब 1 साल हो गया, 5 अगस्त के बाद 1 साल 2 महीने हो गए, अभी तक वो विकास और डेवलपमेंट नहीं दिख रही है, ना पीसफुल एटमॉस्फेयर उतना दिख रहा है, मिलिटेंसी अभी भी उसी पीक पर है। तो ये तो हम भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसमें तो आपको हमसे क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत नहीं है, वो आप भाजपा से क्वेश्चन पूछिए, वो ज़्यादा बेटर इसका जवाब दे सकते हैं। शुक्रिया संजय जी हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ लोक जनशक्ति के संजय सराफ जी, जो कि सीनियर लीडर भी है। और जिस तरीके से लगातार डीडीसी इंतखाबात की बात होती जा रही है और वही धारा 370 से बात उठती हो, धारा 370 का ख़त्म होते, लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो इंतखाबात के लिए तो ज़रूरी है कुछ डेवलपमेंट लाने की, कुछ बात करने की, लेकिन वैसे ज़मीनी सतह पर देखी नहीं जाती। आने वाले दिनों में देखेंगे कौन जीता है और कौन हारता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप दीजिए मुझे और मेरे कैमरा पर्सन को, आप देखते रहिए देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ द डिस्पैच।